रिड्यूस किया जब इसको एक कन्वेंशनल ए से कंपेयर किया गया है। और इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल्स दे देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जैक्टली इसके बारे में बताता हूँ और फिर इसकी एट प्रेजेंट एविडेंस बेस्ड जगह कहाँ बनती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। इसको आरनी को समझने के लिए आपको पहले नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड को समझना होगा। अभी हमने बात की थी ना एंटी प्रो बीएनपी, जब हार्ट फेलियर किसी को हो रहा होता है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहे होते हैं, तो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड बढ़ता है। ये बढ़ता क्यों है, ये क्या करता है बढ़ के, कि व्हाट इज इट्स नॉर्मल फंक्शंस? डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, डिक्रीज वेसोप्रेसिन, डिक्रीज सॉल्ट एपेटाइट एंड वाटर इनटेक, इंक्रीजेस सोडियम वाटर लॉस, डिक्रीजेस एल्डोस्टेरोन, डिक्रीज रेनिन। और इसके साथ साथ ये तो सारे इफेक्ट किस पे आ रहे हैं, उस वाटर इनटेक या सिंपैथेटिक एक्टिविटी पे। इसके साथ साथ डिजीज मॉडिफाइंग इफेक्ट यानी हाइपरट्रोफी को कम करना, फाइब्रोब्लास्ट पॉलिफरेशन को कम करना, वेजोडाइलेटेशन, डिक्रीज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, डिक्रीज पल्मोनरी, यानी बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट ये आपको नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड देता है। इसीलिए एंटी ब्रो बीएनपी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है हार्ट फेलियर के, कि जब भी एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स बढ़ेंगे ये बीएनपी बढ़ जाएगा, उसको टेक केयर करने के लिए। यहां तक समझने के बाद अब ये समझे कि नेप्रेसिलिन क्या है। नेप्रेसिलिन डिग्रेड्स natriuretic peptide and other substrates including angiotensin 2 and vasoactive peptide relevant to cardiovascular physiology। अब आपको समझ में आया कि नेप्रेसिलिन क्या कर रहा है, ये डिग्रेड करता है इस बीएनपी को जो एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी में निकला है। अब अगर आप नेप्रेसिलिन को ब्लॉक कर देंगे तो उसका क्या फायदा होगा जी, बीएनपी ज्यादा देर तक सिस्टम में रहेगा, तो आप उसके फायदे ज्यादा ले सकेंगे उसकी, वरना वो डिग्रेड होकर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट इवेंट जब आएगा तब वो निकलेगा। उसकी तो निकलना सिस्टम में वो डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू एलवी डायस्टोलिक प्रेशर्स। ये करके आपने उसको ज्यादा देर तक रख लिया। अच्छा, अब अगर आप सिर्फ नेप्रेसिलिन इनहिबिटर दें तो वो क्या करता है, और चीजों को भी डिग्रेड करने लगता है। मसलन एंजियोटेंसिन 2 जो आप ब्लॉक कर रहे हैं वो भी डिग्रेशन उसकी रुकेगी तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेप्रेसिलिन को अकेले नहीं दिया जा सकता, इसके लिए जरूरी है कि उसके साथ एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर को भी मिलाए जाए, क्योंकि आप नेप्रेसिलिन के जरिए से जब आप बीटा नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड को बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ एंजियोटेंसिन 2 भी बढ़ जाएगा, तो वो जो फायदा आप ले रहे थे वहां से नलिफाई हो जाएगा। तो ये मजबूरी थी कि नेप्रेसिलिन सिर्फ उसी सूरत में, नेप्रेसिलिन इनहिबिटर सिर्फ उसी सूरत में यूज हो सकता है जब तक आप उसके साथ एआरबी को कंबाइन ना कर लें, एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर को। और फिर इसके मल्टीपल रिसर्च हुए, इसकी एक स्टडी एस इनहिबिटर के साथ भी है, लेकिन उसमें वो उतना बेनिफिट, एंजियोडेमा या और दूसरे इश्यूज आ गए कि वो सक्सेसफुली वो नहीं हो सकी। फिर एआरबी में भी उन्होंने फिर ऐसी चॉइस की जिसका ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डेटा इन हार्ट फेलियर मौजूद हो, वैलिएंट और वेलहेफ ट्रायल, पोस्ट एमआई और हार्ट फेलियर दोनों में वेलसार्टन का डेटा मौजूद है और एक्सटेंसिवली यूज हो चुकी है। फिर उसमें यह फैसला करना कि इनका आपस में क्या एक बैलेंस रहे, कितनी मिकदार नेप्रेसिलिन इनहिबिटर की और कितनी मिकदार वेलसार्टन की, वो भी एक टेस्टिंग मराहिल थे कि जिसमें ये बिल्कुल फायदा दें, और तब जाके ये एक पूरी ड्रग ये अल्टीमेटली ह्यूमंस में ट्रायल में आ सकी और फिर पैराडाइम एचएफ में आपने इसके बेनिफिट देखे। तो इसका मतलब है व्हाट यू आर डूइंग विद आर्नी, actually you are inhibiting neprisilin, which is leading to increased availability of natriuretic peptide in the system, and you are getting those benefit, vasodilatation ये और फिर इवन डिजीज की यानी स्ट्रक्चर्स की प्रिवेंशन, फाइब्रोब्लास्ट, इसका भी एक ट्रायल पेफ में भी चल रहा है, पैराडाइम एचएफ है मेरा ख्याल है वो, और उसमें भी मुझे काफ़ी वो है कि वो बेनिफिट देगा।
because it's affecting these all parameters which are leading to HFpEF. अच्छा, फिर इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन 2 आप ब्लॉक करते हैं जिसके वो वाले बेनिफिट मिलते हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि दिस ड्रग हैज somewhat superiority theoretically on RAS blocker. Why? Because you are taking care of two different pathways. You are taking care of RAS system as well as you are addressing natriuretic peptide. तो theoretically तो benefit पक्का है। पैराडाइम पैराडाइम HF ने ये भी दिखा दिया, सॉरी ये इसका भी जो ट्रायल हमने था पैराडाइम HF, सॉरी, उसने आपको थोड़ा सा एविडेंस भी दे दिया, लेकिन अभी इतना एविडेंस नहीं है कि आप ये कह सके कि ए से आर बी खत्म और आर्नी इन, ऐसा एविडेंस नहीं है। तो इस वजह से जो प्रेजेंट स्टेटस है वो मैं आपको बताता हूं भी गाइडलाइन के मुताबिक। बट आई थिंक यू गॉट अ लॉट ऑफ सच पेशेंट्स एज वेल जिनमें इसका अभी प्रेजेंट स्टेटस है। काफी ऐसे मरीज होते हैं, लेकिन उसमें उन मरीजों को पिक करने के लिए जरूरी क्या है, आप अपने पेशेंट की फंक्शनल क्लास जानते हो, उसको हर बार इस तरह असेस करते हो कि इसका सिम्टोमेटिक स्टेटस कल क्या था और आज क्या है, और क्या ये इंप्रूविंग ट्रेंड की तरफ जा रहा है या स्टैटिक पड़ा हुआ है। अभी मैं बताता हूं क्यों, इसकी मैं डिटेल छोड़ देता हूं, या आप मुझ पे रिलाई कर लें कि पैराडाइम HF में आर्नी ने बेनिफिट दिया ओवर एनालाप्रिल, जिसकी वजह से ये गाइडलाइन में आई है। अब वो मैं गाइडलाइन पे आता हूं। ये एक एल्गोरिदम है बिजी, लेकिन ये आपने समझ लिया, पूरी हार्ट फेलियर मैनेजमेंट की एक एक स्टेप आप समझ जाएंगे कि क्या है। फिर आप मेरे वो दोनों क्वेश्चन के बड़ी आसानी से जवाब दे सकेंगे। देखिए, कोई भी हार्ट फेलियर का पहला स्टेप आप पेशेंट देखते हैं, स्टेप 1 एस्टैब्लिश डायग्नोसिस ऑफ HFrEF। अब क्या इंपॉर्टेंट है, असेस वॉल्यूम स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट फेलियर के पेशेंट, और सिर्फ उस वक्त नहीं, हर स्टेज पर जिस फॉलोअप पे आपके पास मरीज आ रहा है उसका वॉल्यूम स्टेटस देखना, क्योंकि ये जो डायरेटिक आप देख रहे होते हैं ये टोटली डिपेंडेंट है किस पे, वॉल्यूम स्टेटस पे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 25% EF के साथ उनको किसी फुरसमाइड की जरूरत नहीं होगी, वो जस्ट आपके इनटेक और आउटपुट के बैलेंस पे सेट चलेंगे, और जब आप गैर जरूरी देंगे वो हाइपोवोलीमिया करेगी, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस करेगी, ब्लड प्रेशर को लो करेगी, आप जेन्युइन दवाइयां जो मोर्टेलिटी बेनिफिट की है वो नहीं दे सकेंगे। तो वॉल्यूम स्टेटस का असेस करना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिम्टम टू क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और फिर एक रफ जजमेंट, इवन वेट, आप एक ड्राई वेट रख सकते हैं अपने मरीज का। और ये इतनी अच्छी गाइड होती है हार्ट फेलियर के मरीज के लिए कि आपने उसको एक ड्राई वेट बता दिया कि ये तुम्हारा 60 kg से अगर एकदम से 65 kg हो जाए तो 3 दिन तक डायरेटिक ले लो, उसको अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। उसको आप डेली कहते हैं वेट रखो, ड्राई वेट, और उसका अगर 3 से 4 दिन में, एक हफ्ते में एकदम से 2 से 3 kg बढ़ रहा है तो वो गोश्त तो नहीं होगा, वो फ्लूइड होगा ना, और वो आप उसका डायरेटिक बढ़ा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो वो अपनी सेल्फ मेडिकेशन कर सकता है अगर आप ये वेट बैलेंस यानी कोई भी स्ट्रेटजी वॉल्यूम असेसमेंट की अपने मरीज को बताते हैं अगर। तो ये पहला स्टेज है। पहले स्टेज में आप क्या क्या देते हैं, एस और ARB, बीटा ब्लॉकर एंड डायरेटिक एज नीडेड। ये हमेशा याद रखें, डायरेटिक एज, ये नहीं है कि किसी ने डिस्चार्ज में उसको 40 मिलीग्राम की फुरोसेमाइड लिख दी तो सारी जिंदगी 40 चलनी है, नहीं। आपका बहुत अच्छा सिम्टोमेटिक पेशेंट है, उसको 20 करके जज करें, 20 पे भी सही है तो फिर अल्टरनेट डे करके दें। डायरेटिक को आप जितना हटा सकते हैं, और फिर इसी तरह जरा सा सिम्टम बढ़ रहे हैं तो डाल दें, और फिर देखते हैं कि सिम्टोमेटिक रहे तो क्या करना है। फिर देखें स्टेप 2 क्या है, NYHA क्लास 2 to 4 provided creatinine clearance greater than 30 ml and potassium less than 5, तो आप क्या दे सकते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। यानी आपका अगर मरीज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पे एसिम्प्टोमेटिक चल रहा है तो ये सारी फैंसी दवाइयां देने की जरूरत नहीं होती हैं। अगर उसका फंक्शन क्लास 3-4 है या 2 to 4 है इन स्पाइट ऑफ योर कन्वेंशनल, तो अब आपके पास देखिए क्या क्या ऑप्शन है सारे, कि आप उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस बारे में मैं एक और बात आपको बताऊं कि कभी भी आप कोशिश करें सेलेक्टिव
इसके साथ यूज ना करें ACE-ARB के साथ। ये अक्सर लोग कर रहे होते हैं, ACE-ARB और फिर एल्डाक्टोन भी अलग से लिख दिए। हमेशा फुरासेमाइड, जब सिम्टोमेटिक ही रह रहा है ना ये पेशेंट, ये वो वाला मरीज तो नहीं है कि एसिम्टोमेटिक है, तो इसको फुरासेमाइड के कॉम्बिनेशन में यूज करें, आप हाइपरकैलेमिया से बच जाएंगे। क्योंकि अक्सर हमारे डायबिटिक्स और इनके कुछ ना कुछ किडनी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और अगर आप यूज कर रहे हैं ACE-ARB के साथ स्पाइरोलेक्टोन विदाउट फुरासेमाइड, फिर पोटेशियम पे बहुत नजर रखनी पड़ेगी। हर पहले शुरू के दिनों में हफ्ते हफ्ते जज करें, और फिर स्टेबल रह रहा है तो हर महीने, और फिर जज करें अगर हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो ना यूज करें। इसीलिए इन्होंने 2 शर्तें लगाई हुई हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस 30 से ज्यादा हो और बेसलाइन पोटेशियम 5 से कम होना चाहिए। सेकंड स्टेज ये वाला मरीज है, इसमें क्या है, NYHA 2 to 3 ऑन ACE-ARB नो, और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन उसको नहीं है, तो आप डिसकंटिन्यूएशन ACE-ARB इनिशिएट। ये वो वाले मरीज हैं जो आर्नी के हैं, यानी एक मरीज जिसको आप कन्वेंशनली ACE-ARB पे ट्रीट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो सिम्टोमेटिक है, तो आप उसको ACE-ARB से आर्नी पर स्विच कर सकते हैं। ये इसकी जगह है इस ड्रग की, ठीक है। इसके साथ साथ हम और भी आपको बता दें थ्योरेटिकली एग्जाम के हवाले से, ये ब्लैक पीपल के लिए है कि हाइड्रोलाजीन और नाइट्रेट आप यूज कर सकते हैं इन एडिशन टू योर अदर ड्रग्स, लेकिन सिर्फ ब्लैक पीपल, अमेरिकन ब्लैक्स में ये बेनिफिट देती है। फिर ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें EF 35% से कम है और पोस्ट MI 40 डेज से ज्यादा है, इसको ICD दे सकते हैं। फिर CRTD, वो जिनका बंडल ब्रांच ब्लॉक भी साथ हो, ब्रॉड है QRS, तो CRTD भी लगाई जा सकती है। एक और चीज है इवाब्रेडिन, ये आपको थोड़ा येलो में नजर आ रहा है क्योंकि ये क्लास 1 नहीं है, ये क्लास 2A है। लेकिन इस हवाले से भी मैं कुछ बातें बता दूं, कुछ लोग इवाब्रेडिन बहुत लिख रहे होते हैं, दैट्स नॉट, shouldn't be given unless and until you exhausted on बीटा ब्लॉकर। एक पेशेंट जो बीटा ब्लॉकर टॉलरेट कर सकता है, उसकी आपने होम्योपैथिक डोज दी हुई है, प्रेशर भी उसके ठीक है, और साथ इवाब्रेडिन डाल दी है उसमें, दैट इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। वो जो बीटा ब्लॉकर टॉलरेट, ये देखें इसमें नीचे लिखा हुआ है NYHA क्लास 2 to 3, नॉर्मल साइनस रिदम, हार्ट रेट ग्रेटर देन 70 ऑन मैक्सिमली टॉलरेटेड बीटा ब्लॉकर। कि अगर वो 2.5 बिसोप्रोलोल पे है तो पहले 5 करके देख लें, 5 भी वो टॉलरेट कर पा रहा है, यानी बीपी इतना अच्छा है, कोई एजमा उसको नहीं है, तो 10 करें। वो नहीं कर पा रहा किसी वजह से, तो इवाब्रेडिन की जगह है, यानी कोई मरीज फर्ज किया एजमा का पेशेंट है, आप बीटा ब्लॉकर दे ही नहीं सकते, इवाब्रेडिन। या आपने 2.5 से जैसे ही 5 की, उसके प्रेशर ड्रॉप होने शुरू हो गए, उसको सिम्टम शुरू हो गए हाइपोटेंशन के, तो फिर अगेन आप बीटा ब्लॉकर 2.5 ही रखेंगे, रेट उसका फिर भी बढ़ा हुआ है तो इवाब्रेडिन ऐड कर देंगे साथ, क्योंकि बीटा ब्लॉकर वो 2.5 से ज्यादा टॉलरेट नहीं कर रहा। लेकिन एक पेशेंट उसके 140-90 प्रेशर है, 2.5 बिसोप्रोलोल साथ इवाब्रेडिन भी लिखी हुई है, दैट इज रॉन्ग। ये जरूरी नहीं कि मिस इंटेंशन से, ये आगाही ना होने की वजह से भी लिखी जाती हैं अक्सर, वो समझते हैं नई दवा है, रेट कंट्रोल की है तो ये यूज हो सकती है। इसके आगे मैं नहीं जाता क्योंकि हमारे केसेस में ज्यादा ये 2 ही स्टेप थे। अब हम वापस अपने केसेस पर आते हैं और फिर ये कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बताना पड़ेगा क्या क्या ऑप्शंस इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, आपको पहला केस रिकैप में कराऊं, 50 years डायबिटिक विद ओकेजनल एक्सेशनल SOB, फॉर 1 month हिस्ट्री एग्जामिनेशन ECG ये आया था, ये सारी बातें इसकी निकली थी। मैंने आपसे इसमें 3 सवाल पूछे थे। अब मुझे बताइए, इटियोलॉजी तो क्लियर है, इटियोलॉजी हमने बता दी थी आपको कि इस्केमिक हार्ट डिजीज ही बनती है। मुझे अब आपसे जवाब चाहिए ट्रीटमेंट एंड फर्दर वर्कअप। इस मरीज को अब आप क्या दवा लिखेंगे? इसका स्टेज C बन रहा है क्योंकि सिम्टोमेटिक हो गई, स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट भी है। स्टेज A क्या होता है? रिस्क फैक्टर। स्टेज 2 क्या होता है? स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट विदाउट सिम्टम, और स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट विद सिम्टम एट एनी स्टेज, ये स्टेज C हो गया, और परसिस्टेंटली सिम्टोमेटिक ये स्टेज D है। ठीक है, तो अब बताएं
कि इसकी ट्रीटमेंट में फर्दर वर्कअप क्या होगी। तो स्टेज बी सी तो फिर डिसाइड हो गया कि इसका तकरीबन ये है, क्या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे और फर्दर वर्कअप क्या होगा। जी एनीवन? बीटा ब्लॉकर एग्री, एस इनहिबिटर ये तो हमारी कन्वेंशन है। थोड़े बहुत सिम्टम चल रहे थे तो डायरेटिक भी देंगे और उसके साथ साथ स्टैटिन देंगे, डायबिटिक भी है और आईएचडी भी है, और स्टैटिन हाई इंटेंसिटी आएगी इसमें क्योंकि आईएचडी है। फिर एंटीप्लेटलेट भी देनी होगी। बस किताब बंद। आर्नी दे सकते हैं, मैं वो उसकी भी आपको जगह बताऊंगा इसमें। और वेरी गुड, रिवेस्कुलराइजेशन के लिए सोचेंगे तो सही, 50 इयर्स की फीमेल है, एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सा वो। अच्छा, अभी एट प्रेजेंट कोई ऑनगोइंग स्कीमिया का एविडेंस नहीं है, ये तो पक्का है, कुछ चेस्ट पेन में नहीं हो रहा, लेकिन इसका तो एमआई ऐसे ही गुजर गया था। तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस तो चाहिए ना कि वाकई ये बिल्कुल बर्नट आउट केस हो गया या कोई पोटेंशियल स्कीमिया है या नहीं है। कुछ हमारे लिए भी है इसमें या नहीं है कि दवाइयों पे ही काम चलेगा। तो एटलीस्ट स्ट्रेस टेस्टिंग, या इवन यंग लोगों में मैं समझता हूं स्ट्रेस टेस्टिंग इज वेरी डिसीविंग। यानी मैं उसको कभी कभार न्यूक्लियर की जगह अनक्लियर मेडिसिन कहता हूं कि वो बिल्कुल अनक्लियर, कोई जवाब उससे नहीं मिलता है। अगर अफोर्डेबिलिटी है, डायरेक्ट एंजियोग्राफी। And a lot of time I have found left main and 3VD so much high risk in anatomies of such young females with diabetes and a past event of unrecognized and LV down. तो उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव में शुरू करता हूँ। पहले एंजियो की, अगर एंजियो में फर्ज किया एक RCA टोटल निकली तो फिर मैं वायबिलिटी करूंगा। लेकिन अगर इसकी लेफ्ट मेन और 3VD निकल आई तो इसको कोई छोड़ेगा रिवेस्कुलराइजेशन के बगैर। सो इट्स बेटर to risk assess through coronary angio in especially young patients even without ischemia. So this revascularization either to the part which is already akinetic or to the part which is somewhere else. Yeah, that's why I'm saying that I'm seeing anatomy. If your anatomy, coronary anatomy is showing us left main of 70% and a 3VD, would you still go for viability in this patient? No viability now. Time is gone now. No viability. So that's why I'm saying that in this patient it's good to first assess anatomical risk. वो एंजियो आप इंटरवेंशन के लिए नहीं कर रहे हैं, एनाटॉमिकल रिस्क मालूम कर रहे हैं। वही मैंने कहा, अगर एनाटॉमी में ये निकल आता है कि RCA टोटल है और बाकी किसी वेसल में कुछ नहीं है, डोंट गो फॉर रिवेस्कुलराइजेशन, फर्स्ट असेस द वायबिलिटी ऑफ दिस टेरिटरी। तो उसमें अदर वे राउंड होगा फिर। ठीक है, तो इसमें इटियोलॉजी, आईएचडी, डायबिटीज ट्रीटमेंट वर्कर, इसमें क्या होगा, ACRB, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक, एंटीप्लेटलेट, एंटी डायबिटिक, स्टैटिन्स। डायबिटिक को अभी तक किसी ने नहीं बोला, डायबिटिक फीमेल है, एंटी डायबिटिक्स भी देनी होंगी। यानी आपका काम सिर्फ दिल से मुतालिक नहीं है, हर रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना है। वर्कअप फॉर वायबिलिटी एंड स्कीमिया, ये रिस्क असेसमेंट भी जरूरी है। दूसरे पे आ जाइए, बस लास्ट केस है। आफ्टर 2 मंथ, इसी पेशेंट का अगला पार्ट है, वो अब अर्नी वाली बात आती है। आफ्टर 2 मंथ शी केम फॉर फॉलो अप विद स्टिल कंप्लेनिंग ऑफ SOB। अब ये स्टेज है कि आपका कोई हार्ट फेलियर के पेशेंट आपकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पे, ACRB पे स्टिल सिम्टोमेटिक चल रहा है, देन यू कैन स्विच एंड यू डोंट फाउंड एनी अदर रिवर्सिबल कॉज। स्कीमिया अगर चल रहा है तो स्कीमिया ठीक करेंगे। यहां फर्ज किया कि वो इसका फिक्स आया, कोई फर्दर स्कीमिया वर्कअप की गुंजाइश नहीं है, तो अब क्या करेंगे, यू कैन स्विच हर फ्रॉम ACRB टू आर्नी। सर, इस पेशेंट में डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है, उसको किस तरह हम इवैल्यूएट कर सकते हैं? डायबिटिक कार्डियो, देखिए हो बहुत सी चीजें सकती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पहले ही एंजियो कर दें। कोरोनरी नॉर्मल निकल आ गई, आपकी बात ठीक हो जाएगी। लेकिन चूंकि एको में क्लियरली एक वॉल मोशन एब्नॉर्मेलिटीज थी, ECG में क्यू वेव्स थी, हिस्ट्री में 2 महीने पहले एक सीने में दर्द का इवेंट था, अब स्टिल इतनी सारी बातें सुन के भी आप कहें कि वो बेकसूर हैं, आपके बड़े बड़े जो लीडर हैं वो बेकसूर हैं उनके वो कहते हैं ना कि फिर भी डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी है। ये 3 इतनी बड़ी बड़ी चीजें सुन के भी हम कहें कि ये इस्केमिक इवेंट नहीं है, तो फिर वो उनके हम पैरोकार हैं, उनके जो होते हैं ना कि नहीं नहीं वो पाक हैं बिल्कुल, तो ये वही वाली बात हो जाएगी। क्योंकि इसमें इसीलिए सिनेरियो में काफ़ी, हाँ ऐसे ज़रूर होते हैं लोग विच आर डायबिटिक
your echo is showing a generalized dysfunction, that may be possibility of microvascular disease secondary to diabetes and other things. तो उसमें भी अच्छा एंजियो कर लें, कॉर्नरीज नॉर्मल आ जाएंगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी कि इसमें कोई रीवेस्कुलाइजेशन वाला एलिमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई माय थ्रेशोल्ड फॉर डूइंग कॉर्नरी एंजियो इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर इज वेरी लो. डिस्कसिंग विद द पेशेंट कि भाई ये एंजियो से क्लियर पता चल जाएगा कि आपकी इटियोलॉजी में कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज का एलिमेंट है या नहीं है. एंड वंस आई हैव एक्सक्लूडेड, स्पेशली फॉर यंग, नॉट फॉर एवरी पेशेंट, 60-70 का पेशेंट उसमें तो फिर रखनी आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, लेकिन यंग में ये फैसला करना बड़ा जरूरी होता है इस्केमिक इटियोलॉजी है या नहीं है. हाँ, क्लियर कट किसी का मायोकार्डाइटिस का एलिमेंट है, एक फीवर हुआ, फीवर के बाद वायरल इलनेस हुई और बायोवेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, यहाँ तो आपको क्लिनिकल काफ़ी गाइड कर रही है कि दिस इज मायोकार्डाइटिस. लेकिन मिक्स सी हिस्ट्री हो तो इट्स गुड टू गेट एंजियो डन, एंड दैट इज क्लास 2A इंडिकेशन. एक एसिम्प्टोमेट, एक विदाउट इटियोलॉजी हार्ट फेलियर आपको मिल रहा है तो एंजियो करके आप क्लियर कर दें उसको. ये हमारा दूसरा केस था, 70 इयर्स, डायबिटिक विद सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. इसकी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही. MI थी, ECG थी. यहाँ पे अब चाहिए एक एनेटिक, ये था एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट. इसमें सर्टली आपका स्टेज C है क्योंकि सिम्टोमेटिक है, AF है, फास्ट वेसिकल रेट है, प्रोबेबल इटियोलॉजी IHD है क्योंकि इसमें MI की हिस्ट्री थी. इसकी मुझे मैनेजमेंट बताइए. यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूट मैनेजमेंट भी है क्योंकि ये पेशेंट थोड़ा सा एक्यूट था. इसका बैकग्राउंड अगर याद करें, ये इसकी ECG है और इसकी BP देखें 90-70 है जी. ये एंटीरियर इनकी पुरानी हिस्ट्री है, 5 साल पहले एंटीरियर वॉल MI हुआ है, नॉन कंप्लायंस ट्रीटमेंट थे, हार्ट रेट. इसकी मुझे कोई एक्यूट मैनेजमेंट बता दे. डायरेटिक फौरन देने हैं, प्रेशर थोड़े से बॉर्डरलाइन है, ख्याल रखते रहना है डायरेटिक देते हुए कि परफ्यूजन मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, वरना आइनोट्रोप आ जाएंगे साथ उसके साथ साथ. डॉक्टर साहब हर चीज वो दूसरी तरफ लेके जाते हैं. आप जरा क्रेप्स देखें इसके, इंस्पिरेटरी क्रेप्स ऑल ओवर द चेस्ट, स्टिल हाइपोवोलेमिक. ये बस वो है, लगता है पीपल्स पार्टी या नहीं, ये नहीं हो सकता, ये है. Still, you can have a patient with EF 25% and hypovolemia. पॉइंट बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब का. अक्सर हम समझते हैं कि हर रिड्यूस्ड EF का पेशेंट हमेशा पल्मोनरी एडेमा में ही होगा. सिर्फ BP कम हो और बाकी चीजें उसकी सही हो, चेस्ट क्लियर हो, कुछ हो, तो हमेशा एक अपने आप को क्वेश्चन करे कि कहीं ये हाइपोवोलेमिक तो नहीं है, वॉल्यूम चैनल, तो वो वॉल्यूम स्टेटस पे. लेकिन यहाँ चूंकि क्रेप्ट्स बड़े क्लियर थे और हिस्ट्री बैकग्राउंड में SOB की जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हुई थी, तो ये सारी फेवर जा रही थी वॉल्यूम ओवरलोड में. एक्यूटली मैनेजमेंट डायरेटिक देना है, रेट कंट्रोल करना है. पेशेंट AF विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट में है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट. इसमें अब बॉर्डरलाइन थ्रेटनिंग है तो डिजॉक्सिन दी जा सकती है. बहुत बिल्कुल शॉक लग रहा है तो इवन कार्डियोवर्ट भी आप कर सकते हैं इस पेशेंट को, इवन विदाउट एंटीकोगुलेशन, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी स्टेट, AF विद पल्मोनरी एडेमा एंड ऑल अदर. सो यू हैव मल्टीपल स्ट्रेटजीज. अमूमन हम लोग कार्डियोवर्ट नहीं करते. डिच से अमूमन बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं एज लॉन्ग एज पेशेंट्स क्रिएटिनिन और वो सारी चीज़ें ठीक हों. आप वॉल्यूम, और स्पेशली वो लोग जो नॉन कंप्लाइंस होते हैं वो बड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं क्योंकि उन बैकग्राउंड में तो कुछ था ही नहीं, तो वो काफ़ी बेहतर. लॉन्ग टर्म में क्या मैनेजमेंट करेंगे आप इसकी? इसके लिहाज से हम देखें तो ये कन्वेंशनल है, ACRB और वॉल्यूम स्टेटस के मुताबिक डायरेटिक. फिर चूंकि इसकी इटियोलॉजी इस्केमिक हार्ट डिजीज है तो अगेन एंटीप्लेटलेट, स्टैटिन भी दी जा सकती है. ओल्ड एज लोगों में कुछ क्वेश्चनेबल भी कहते हैं, बर्नट आउट डिजीज है, दे ना दें या कम दें डोज के हिसाब से, तो वो दे सकते हैं. इसमें रेट कंट्रोल की बड़ी अहमियत होगी. तो बीटा ब्लॉकर, या कभी कभार ये टॉलरेट नहीं कर पाते बीटा ब्लॉकर के साथ, तो आपको थोड़ी सी डिज, थोड़ी सी बीटा ब्लॉकर मिला के देनी पड़ती है क्योंकि बेसलाइन प्रेशर इतने कम होते हैं कि जब आप बीटा ब्लॉकर बढ़ाते हैं तो हाइपोटेंशन शुरू हो जाता है. तो वो आपकी अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट पे होता है. तो ये पूरा एल्गोरिदम अगर आपको याद है तो यू कैन अंडरस्टैंड होल हार्ट फेलियर मैनेजमेंट. But if you come to the crux of heart failure management,
heart failure incidence is increasing. But management needs proper patient assessment. हर स्टेज पे, चाहे आप एक्यूटली मैनेज को देख रहे हैं, क्रॉनिकली देख रहे हैं, आप देखें वो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद जो अगला स्टेप है, वो कितनी सारी चीज़ें आपके प्रॉन्ग्स हैं, 7-8 ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपके पेशेंट का रेट क्या रह रहा है, आपके पेशेंट का क्रेटिनिन कितना है, पोटेशियम कितना है, उसकी ईसीजी में वडल ब्रांच ब्लॉक है या नहीं है, और इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे उसका फंक्शनल क्लास क्या रह रहा है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि 5-6 ऑप्शंस हैं आपके पास ऑफर करने के लिए। तो इस लिहाज से आप सही दवा सही वक्त पर चूज करने के लिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट नीड्स प्रॉपर पेशेंट असेसमेंट टू चूज राइट मैनेजमेंट एट राइट स्टेज ऑफ द डिजीज। और यही की है हार्ट फेलियर की टोटल मैनेजमेंट, आपकी अपनी जजमेंट है कि कहाँ डायरेटिक बढ़ाना है, कहाँ एस बढ़ाना है, कहाँ बीटा ब्लॉकर बढ़ाना है। अभी तो मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया चीज़ों को। कभी कभार आपके पेशेंट के प्रेशर इतने बॉर्डरलाइन होते हैं कि आप या एस यूज़ कर सकते हैं या बीटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, अगर स्केमिक एलिमेंट है, इंजाइना होता है मरीज को, तो एस हटा दें, बीटा ब्लॉकर रख लें। और वो एलिमेंट नहीं है, प्योर फेलियर का एलिमेंट है, तो फिर एस रहने दें, बीटा ब्लॉकर हटा दें। और फिर बीटा ब्लॉकर भी कौन सी चूज करें, जो प्रेशर कम अफेक्ट करे, रेट को ज्यादा अफेक्ट करे। क्या होता है, स्केमे यहाँ उसको चल रहा है, उसको कार्बिडोलॉल लिखी हुई है। भाई कार्बिडोलॉल का रेट कंट्रोल करने के लिए जो डोज चाहिए, उसके लिए प्रेशर भी तो उतना चाहिए। तो वो तो आप उसको ठुस बिल्कुल कर देंगे प्रेशर के हिसाब से। तो उसके लिए बिजोप्रोलोल अच्छी होगी, जिसमें एंजाइना भी चल रहा है और बॉर्डरलाइन प्रेशर है और रेट भी कंट्रोल कर रहा है। प्योर फेलियर का एलिमेंट है तो कार्बिडोलॉल वुड बी सुपीरियर। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जज करनी है आपके मरीज में क्या है, और इसके लिए बेहतरीन जगह, बेहतरीन दवा किस वक्त पे कौन सी होगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। मतलब एक मर्द के दिल को खोजने के लिए उसके पेट से